तो सभी साथियों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। जैसा को पता है कि राज्य व्यवस्था की सीरीज हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं और आज का हमारा जो सीरीज ये होगा ये 8वें नंबर का होगा। और इससे पहले आपके पास 7 वीडियो पहुंच चुकी होंगी। तो आई होप कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, है नहीं। तो जिन लोगों का एग्जाम जीडी का है वो बेहतर तरीके से अपना कॉन्सेंट्रेट बनाएं और इसको समझें। तो आज हमारा 8वां ये भाग होगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि चुनाव के समय राजनीति दलों और चुनाव लड़ने वालों उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश डैश कहलाता है। खंड, आचार संहिता, मसौदा, विधायिका। देखिए हम सभी को ये बात पता होती है कि हम सभी लोग ग्राउंड मतलब कह सकते हैं कि ग्रास रूट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। तो हर जगह लगभग चुनाव होता ही होता है, लेकिन जब चुनाव होता है तो उससे पहले कुछ नियम जारी होते हैं ताकि जो चुनाव लड़ रहा है या फिर जो आप उसमें वोट करेगा सभी के लिए एक नियम पालित करना होता है और उस नियमों का जो संकलन है वो कहलाता है आचार संहिता। ठीक है, आचार संहिता लागू होना। आगे भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में BVPAT में टी का क्या अभिप्राय है? ट्रेल, ट्रेट, टैक्स, ट्रस्ट, ट्रेल। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ट्रेल। क्या है? ट्रेल। क्योंकि जो आपका ये है V और P, A और T, इसका जो फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ऑडिट ट्रेल। ठीक है, ठीक है, ये होता है आपका फुल फॉर्म। ठीक है, वेरीफिएबल। ठीक है ना, इसको थोड़ा सही कर लें, वेरीफिएबल। वेरीफिएबल। ठीक है, तो ये था इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो आप बता सकते हो कि हाँ कि ठीक है इनमें किस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के डैश भाषाई आधार या भाषाई राज्य का गठन किया गया था। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कौन सा भाषा होगा, तो होगा कौन सा, तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा। तो तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए भैया आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डैश को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ठीक है, तो यानी 2005 में जब ये सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन जब लागू हुआ तो उसमें जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था, भारत के बाकी सभी हिस्सों में लागू कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान की हम लोग बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी RTI लागू है। ठीक है ना, वर्तमान में। ठीक है, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, पहले ये था कि 2019 से बात करें, 2019 से पहले की हम लोग बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक संविधान हुआ करता था, उसके हिसाब से वो रूल करता था। लेकिन अब हमें क्या किया है कि जम्मू कश्मीर को हमने एक यूटी के रूप में एडॉप्ट कर लिया है। तो अब सारे रूल्स वहां पे भी लागू होंगे जो भारत में लागू होते हैं सामान्यतः। पांचवा देखिए सवाल कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो आपको खुद ही पता है कि राष्ट्रपति एक संघ सूची यानी कि संघ के संदर्भ में आएगा और संघ का हमने कह सकते हैं किस भाग में उल्लेख है, संघ का उल्लेख किस में है, तो संघ का उल्लेख भाग 5 में है और राज्यों का उल्लेख 6 में है। राज्य का उल्लेख 6 में है। ठीक है, तो ये भाग 5 हो जाएगा। अब देखिए पंचायतों का पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है संविधान के अनुसार कर बात करें। देखिए पंचायत में अगर आपको
पंचायत का अगर चुनाव लड़ना है, पंचायत का सदस्य बनना है, तो आपके लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। जबकि 18 वर्ष क्या होना चाहिए, मत देने का अधिकार, या कह सकते हैं मता अधिकार हेतु आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। लेकिन मताधिकार हेतु भी आयु पहले 21 वर्ष थी, लेकिन हुआ क्या कि बाद में जो 61वां संविधान संशोधन 1989 था, उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि मत देने के अधिकार के लिए जो आयु है उस सीमा घटा दिया था, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन पंचायतों का अगर सदस्य बनना है, जैसे मान लो किसी ग्राम पंचायत में, जैसे कि सपोज गांव में अगर आपको प्रधान बनना है या वार्ड मेंबर बनना है, तो फिर आपको आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, तो आप पंचायत का सदस्य बन सकते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल है कि किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है। तो जो नेगेटिव पॉइंट होगा वही नहीं होगा। यह उन नियमों और सिद्धांतों में समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिसके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सकता है। यह हमें हमारे समाज की मौलिक प्रगति उजागर करता है। इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। यह कुछ आदर्शों को सहमति देता है जिन्हें देश में बरकरार रखना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं अगर हमारे संविधान हमारा ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं कहा गया है कि भाई हमारे भारत में, ठीक है ना, जो देश को सरकार के अध्यक्षीय यानी प्रेसिडेंस, अध्यक्षीय शासन तो नहीं है नहीं, यही वाली बात क्या है, गलत है। कहीं संविधान में नहीं कहा गया, अध्यक्षीय शासन वाली बात कहीं नहीं की गई है, तो यानी यही बात क्या है, गलत है आपका। अगला देखिए, अगला आपका सवाल है कि भारतीय संविधान का 74वां संशोधन नियम 1992 निम्नलिखित किससे संबंधित है। 74वां पूछ रहा है, नगर पालिकाओं से, आपातकालीन से, नागरिकता से, मौलिक कर्तव्य से। तो इसके लिए सही आंसर क्या है, यह है आपका नगर पालिकाओं से। ठीक है, तो नगर पालिकाओं से देखा जाए तो इसमें हमने क्या किया था, या मैं ये यहां कहूं कि जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, इसके तब हुआ क्या था, इसमें ये हुआ था कि इसके तहत एक तो क्या 12वीं अनुसूची जुड़ी संविधान में, अनुसूची जुड़ी थी। इसके अलावा इसमें क्या हुआ कि जो आपका भाग 9 क है ये जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं आपका अनुच्छेद भी जुड़े थे 243, ठीक है, पी से लेकर 243 जेड ई तक जुड़े थे, है नहीं, ये अनुच्छेद जुड़े थे इसमें। और ये सबका अगर मैं बात करूं तो ये किससे संबंध रखता है, तो ये रखता है नगर पालिकाओं से। तो नगर पालिकाओं संबंधित भाग कौन सा है, भाग 9 क है, अनुसूची 12वीं है, अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड ई तक है। ठीक है ना, जबकि 73वां वाला जो है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, जिसमें 11वीं अनुसूची जुड़ी, भाग अगर देखा जाए तो उसमें 9 जुड़ा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, इस चीज को। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। बाकी आपातकालीन व्यवस्था तो आपको पता ही है, ठीक है, जो 352, 356, 360 के तहत होता है। नागरिकता भी देखा जाए तो नागरिकता किस भाग में है, तो भाग आपका है 2। मौलिक कर्तव्य सभी को पता है कि ये भाग है कौन सा, तो 4 क, किसमें है, 4 क में। गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी, भाई गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन है, पद्मजा नायडू, मृदुला सिन्हा, कुमुद बेन जोशी, सरला ग्रेवाल। तो यहाँ पे जो मृदुला सिन्हा है, ये गोवा की पहली महिला क्या रह चुकी है, राज्यपाल रह चुकी है। इसमें तो सही आंसर यही है, लेकिन और से भी सवाल बन सकते हैं। देखिए पद्मजा नायडू की बात करें तो ये कौन है, ये सरोजनी नायडू की पुत्री हैं, सरोजनी
नायडू की क्या है, ये पुत्री हैं, जो पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल की पहली महिला ये क्या रह चुकी हैं, राज्यपाल। ये रह चुकी पहली महिला राज्यपाल, ये रह चुकी है। ठीक है। बाकी कुमुदनी बेन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश की दूसरी महिला ये राज्यपाल रह चुकी हैं। हालांकि पहली महिला राज्यपाल वहां पे शारदा करके नाम है, वो है। ठीक है। सरला ग्रेवाल की बात करें तो सरला ग्रेवाल ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। हालांकि ये 1952 के प्रशासनिक सेवा आयोग की ये मतलब कैडर की ये अधिकारी भी रह चुकी हैं। ठीक है। और उसके अलावा ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में ये इन्होंने पदभार संभाला हुआ है। ठीक है। बाकी यूपी को जानते हैं, सरोजिनी नायडू हैं, हालांकि पूरे देश की भी है। 1952 के 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया था। तो कौन सा खंड जोड़ा गया था? तो अभी तो आगे से हमने बात की, आपने देखा उसमें 9 क जोड़ा गया था, इस वाले में 9 जोड़ा गया था। तो 9 का मतलब ये है 10, 10 में से 1 माइनस 9। ठीक है, ये है। तो अगर यहाँ पे ये चीज देखी जाए कि जो आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 वाला, इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी गई थी। ठीक है, क्या क्या जोड़ी गई थी इसमें? पहली बात तो ध्यान रखना, इसका संबंध किससे? इसका संबंध है पंचायतों से। ये क्या है? संबंधित है। पंचायतों से ये है भाई संबंधित। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमने क्या किया था, जो भाग जोड़ा था ना वो 9 जोड़ा था। 9 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें जो अनुसूची की बात करते हैं कि कौन सी अनुसूची जुड़ी थी, अनुसूची जुड़ी थी इसमें कौन सी, तो वो थी 11वीं अनुसूची भी हमने जोड़ी इसमें। ठीक है। उसके अलावा हमने अनुच्छेद भी जोड़े थे, अनुच्छेद जोड़े 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी कुल मिला के इसमें कितने 16 अनुच्छेद हमने जोड़े थे। जैसे उस वाले में हमने 18 जोड़े थे। ठीक है ना, 243 पी से लेकर जेड जी तक, सॉरी क्या था, जेड ई तक था, उसमें कुल मिला के 16 18 थे। ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें आपको इतनी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो क्या संबंधित है? पंचायतों से। ठीक है ना, यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा इसी अमेंडमेंट द्वारा दिया जाएगा। फिर देखिए, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश डैश की स्थापना की गई है। तो लग रहा है फिर से ये पूछा गया है क्या? तो नैतिक विचारक समूह, सामाजिक विचारक समूह, धार्मिक विचारक समूह, नीति विचारक समूह। तो ये इसके लिए सही आंसर क्या है? नीति विचारक समूह की स्थापना किया गया है, ताकि नीति आयोग को क्या दिया जाए? ये सलाह दे पाए। संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया था। ये अपनाने की बात कर रहा है, लागू करने की बात नहीं कर रहा है। तो अपनाने की बात करेगा तो ये नवंबर वाली डेट कोई होगी, तो ये क्या है? 26 नवंबर 1949। जबकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ये तो लागू हुआ था। इसमें क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। ठीक है, पूरे देश में लागू किया गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? ये तो आपने कई बार पढ़ लिया कि वित्त आयोग के संबंध में।
तो वित्त आयोग के संबंध में कौन सा है आर्टिकल 280। जो आर्टिकल आप पढ़ोगे 281, तो 281 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो वित्त आयोग की सिफारिशों को लोकसभा के पटल पे रखवाएगा वो, है नहीं। तो 281 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो जो केंद्रीय वित्त आयोग है उसकी जो भी सिफारिशें होंगी उसको कहाँ रखवाएगा, संसद के समक्ष रखवाएगा, ठीक है। तो 280 को आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात तो वही आ गई ना जो हमने आपके बताए थे आर्टिकल 20 के संबंध में। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है कि दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ये तो कहता है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 20 में है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में, तो आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है कि दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये बात कही गई है। और ये संरक्षण कितने प्रकार के हैं, तो ये संरक्षण इसमें दिया गया है कितने प्रकार के, 3 प्रकार का संरक्षण ये प्रदान किया है। तो वो 3 प्रकार के संरक्षण कौन से हैं, देखो उसमें एक से संरक्षण आप देखेंगे, एक है आपका कि एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा है कि जिस समय अपराध हुआ है उसी समय का नियम लागू होगा। फिर आगे क्या बोला गया कि अपने विरुद्ध गवाही देने पर प्रतिषेध पर क्या है, प्रतिषेध है। ये 3 बातें इतनी कही गई हैं, ठीक है। ये 3 बातें इतनी कही गई हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोष सिद्ध के संबंध संरक्षण ये 20 में ये बातें कही गई है, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है, ठीक है ना। अगर आप जो भारतीय ध्वज है उसका अगर उल्लंघन आपने किया है तो ये मौलिक मौलिक कर्तव्य का कौन सा वो पार्ट है जिसमें आपने ये उल्लंघन किया है, ठीक है। तो ये जो आपका अनुच्छेद 51A है उसी में आप देखिए 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो उसमें से पहला ही वे मौलिक कर्तव्य है, पहला ही मौलिक कर्तव्य है कि भाई भारतीय जो ध्वज है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसका आप अनादर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका उल्लंघन है मौलिक कर्तव्य का। फिर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है। ये कह रहा है रिट नहीं है, इसे विशेष ध्यान रखना। जस सोलिश प्रतिषेध बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार परीक्षा, भाई ये नहीं है, ये किसी प्रकार का रिट नहीं होता है। रिट 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से 3 रिटे तो ये हैं, ठीक है ना। ये क्या है, 3 रिटे तो ये हैं। एक आपका देखा जाए तो उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण, ठीक है। और एक परमादेश है, एक है परमादेश। तो ये कुल मिला के 5 रिटें होती हैं, 1 2 3 4 5 रिटें होती हैं, ठीक है। ये कोई रिट नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें गलत है, ये कोई रिट नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। अच्छा, आपने एक चीज अभी तक देखी है
कि जो एसएससी जीडी का एग्जाम है इसमें हमने देखा है कि जो संविधान से सवाल पूछे गए हैं उनमें से हमने देखा कि मौलिक कर्तव्य को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ रहे हैं। अब तक हमने जितने शिफ्ट देखे हर शिफ्टों में लगभग एक सवाल दो सवाल तो मिल ही रहे थे कि मौलिक कर्तव्य को लेकर। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में एक भी नहीं था, पहले 10 जुड़ा फिर बाद में एक जुड़ा। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। और कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। भाग कौन सा है? तो भाग है आपका 4 का। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 51A। तो इसी के तहत आप देखेंगे तो स्मॉल ABCDEFGH के तक दिया होगा, 11 दिए होंगे। ठीक है, इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए अगर देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? हमने देखा कि भाई अगर देखा राज्यसभा में टोटल सदस्य ही कितने होते हैं? टोटल सदस्य ही होते हैं 250। इसमें से क्या होता है? इसमें से आपके जो 238 हैं और क्या है 12 हैं। तो जो ये 238 हैं ये तो क्या होते हैं? ये अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनका क्या होता है? इनका होता है निर्वाचन। क्या होता है भैया? इनका होता है निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो 12 ये हैं 12, इन 12 को क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ठीक है, मनोनीत होता है। तो 238 सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 238। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 38, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? धर्म की स्वतंत्रता 60, 65, 21, 24, 28, 28। अच्छा, इसको यहाँ पे थोड़ा सही करते हैं। यहाँ पे होना चाहिए आपका 25। ठीक है, तो अब बताइए अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 30 से 35। तो यहाँ पे देखिए धर्म की स्वतंत्रता की जो बात की गई ना वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में कही गई है। ठीक है ना, किससे? 25 से 28 के बीच में कही गई है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के लेकर बात की गई है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आज का हमारा अंतिम सवाल क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के व्यापक मूल अधिकार देता है। ठीक है, अब ये बात आई है सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट। तो आपने सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा रिट जारी, मतलब किस आर्टिकल का रिट जारी करता है? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 32। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे देखेंगे 226 में क्या है? इसमें जो आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट रिट जारी करने की शक्ति है। रिट जारी करने की शक्ति इसमें। ठीक है, रिट जारी करने की शक्ति है। तो ये बात आई होप कि आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही है नहीं।